ओके गाइस, कैसे हो? पढ़ रहे हो ना? वीडियो देख रहे हो ना? वीडियो देखते रहना और अपडेट होते रहना। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड कोई नया टॉपिक नहीं है। फील्ड आप लोगों ने पहले भी देखा है। फील्ड चाहे वो अपने के खेल का मैदान हो, वो भी फील्ड कहलाता है। फील्ड का मतलब क्या होता है? कहीं से तो स्टार्ट हुआ है, बट उसका एक लिमिटेड, मतलब कहीं ना कहीं जाकर के वो फिनिश हो जाता है। उसका एक रेंज होता है। ठीक है। तो जैसे अगर क्रिकेट आप लोग खेलते हो या क्रिकेट मैच देखते हो, तो उसका भी एक फील्ड होता है, लेकिन एक लिमिटेड यू नो डिस्टेंस के बाद, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वहां पर उसको बंद कर दिया जाता है कि भाई यहीं तक है। फुटबॉल का भी फील्ड क्या होता है? उसका भी एक लिमिटेड डिस्टेंस तक होता है, वहां पे आपका वहां पे जाके वो खत्म हो जाता है। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर फील्ड है। वैसे ये फील्ड से रिलेटेड कुछ नया तो नहीं है। बहुत सारा अलग चीज़ें भी हैं जो फील्ड के अंदर आती है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से तो अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। आगे चल करके आपको मुलाकात होगा। बट अभी अभी तक जो आप लोगों ने देखा है फील्ड से रिलेटेड, वो है ग्रेविटेशनल फील्ड जो आप लोगों ने देखा है। तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट उसी जैसा होगा, फील्ड्स के ही जैसा। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में आप लोगों ने कैसे देखा कि अगर एक बड़ा सा जो ऑब्जेक्ट है, जैसे हम लोग अर्थ मान लेते हैं, ठीक है, तो अर्थ अपने आसपास क्या बोला लेता है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है। और ये पता कैसे चलता है? तो पता ऐसे चलता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस फील्ड में आएगा तो अर्थ उसको क्या करता है, अपनी तरफ पुल कर लेता है। ठीक है। पुल कर लेता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये उसके फील्ड में है। ठीक है। अगर यही चीज स्पेस में आ जाए, कहां आ जाए? स्पेस में आ जाए यहां पर, तो कोई पुलिंग नहीं होगा। यहां पर नो पुलिंग होगा। तो स्पेस को हम लोग ये कहते हैं कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है। कहां है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है, इसीलिए उसका नाम क्या दिया? स्पेस दिया। तो कुछ उसी तरह से यहां पर भी होगा। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है? एक चार्ज, एक कैपिटल क्यू हमने चार्ज रखा है। ये चार्ज अपने आसपास बनाता है। एक लिमिटेड स्पेस आसपास होगा। ठीक है। वो लिमिटेड स्पेस कैसे हमें पता चलेगा? तो हमें ये पता चलता है कि इसके आसपास कहीं एक चार्ज को, एक छोटे से चार्ज को अगर हम ला करके रखेंगे, लेट्स से क्यू नॉट, ठीक है, तो उसको ये क्या करेगा? उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है। अगर वो इसकी फील्ड में है, ये जो कैपिटल क्यू अपने आसपास एक स्पेस बनाता है, एक फील्ड बनाता है, इसका भी एक लिमिटेड रेंज होगा। ठीक है। वो फील्ड बनाता है, और वो फील्ड को पता कैसे चलेगा कि अगर उस फील्ड में अगर आप एक चार्ज को, एक छोटा सा चार्ज को ला करके रखते हो, छोटा बड़ा किसी भी रख सकते हो, बट टेस्ट करने के लिए आप छोटा ला करके रखते हो, तो अगर उस चार्ज को ला करके रखते हो, तो वो ये जो कैपिटल क्यू है, ये बड़ा वाला जो चार्ज है, उसके ऊपर फोर्स लगाता है। तो जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो आप ये समझ जाओ कि आपने जो चार्ज को ला करके रखा है वो इसके फील्ड में है। एंड दैट फील्ड, जो फील्ड इसके आसपास बनता है, उसी फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है। तो भाई अगर आपने जो चार्ज ला करके रखा है, उस चार्ज को आप क्या कहते हो? टेस्ट चार्ज कहते हो। क्या कहते हो उसको? टेस्ट चार्ज। वो इसलिए हमने इसका नाम रखा क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए आपने चार्ज ला करके रखा। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज करते हैं। और जो ये फील्ड बनाता है, जो मेन चार्ज है, इसको हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सोर्स चार्ज। और इसके फील्ड में आपने टेस्ट चार्ज को ला करके रखा, लेकिन टेस्ट चार्ज भी तो एक चार्ज है। वो भी क्या करेगा? अपने आसपास एक फील्ड बनाएगा, इसके फील्ड को अफेक्ट कर सकता है। तो क्या करते हैं हम लोग? जो टेस्ट चार्ज होता है, इसका जो वैल्यू है, ये जो है, काफी छोटा होगा। इतना छोटा होगा कि इसका जो अपना फील्ड बनेगा वो यहीं पे खत्म हो जाएगा, ताकि उसके फील्ड को, ये वाला, इसकी वजह से जो फील्ड बनेगी वो उसको डिस्टर्ब ना कर सके। तो ऐसे केस में क्या करते हैं? जो टेस्ट चार्ज हम लोग लेते हैं वो बहुत ही छोटा लेते हैं, बहुत ही छोटा लेते हैं। ठीक है। तो हमने कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता लगाया कि ये जो चार्ज अपने आसपास फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, वो
फील्ड कहां तक है, तो जहां तक इस स्पेस में जहां पर भी अगर टेस्ट चार्ज को ला करके रखेंगे उसके ऊपर अगर फोर्स लगता है तो इसका मतलब वो फील्ड में है। अगर आपने यहां पे रखा, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ लगेगा। अगर बाई चांस ये नेगेटिव होता तो ये क्या करता है, इधर की तरफ फोर्स लगता है। तो दोनों तरफ फोर्स लग जाता है, बट फोर्स लगना चाहिए, हमें फोर्स से मतलब है। ठीक है, तो यहां पे फोर्स लगा। अगर इसी को टेस्ट चार्ज को यहां पे रखा और कोई फोर्स नहीं, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स ही नहीं लग रहा, तो इसका मतलब ये क्या है, आउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को और समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे देखो, मान लो कि एक पूरा गांव है, बहुत बड़ा सा गांव है, और उस गांव में मोबाइल का एक ही टावर है। ठीक है, मोबाइल का जो है उस गांव में एक ही टावर है। आप क्या करते हो, जैसे ही वहां मोबाइल आपके पास जो होता है, जो फोन होता है, फोन सेल फोन की बात कर रहे हैं हम, अगर वहां लेकर के जाते हो मोबाइल टावर के पास, तो आपकी जो फोन में जो टावर्स दिखाते हैं, जो नेटवर्क दिखाते हैं, वो क्या होता है, फुल दिखाता है। जैसे जैसे दूर जाते जाते वो कम होते जाता है, कम होते जाता है, और एक डिस्टेंस के बाद जैसे ही आप उस मोबाइल टावर के रेंज से बाहर निकलते हो तो नेटवर्क खत्म। तो इसका मतलब उसके फील्ड से बाहर चले गए आप। तो जब तक उसके फील्ड के अंदर हो, उसके नेटवर्क के अंदर हो, तो आपके फोन में नेटवर्क दिखाएगा, और जैसे उसके फील्ड से बाहर गए तो नेटवर्क खत्म, तो इसका मतलब उस मोबाइल टावर के फील्ड से बाहर चले गए। उसी तरह से ये कैपिटल क्यू भी अपने आसपास एक फील्ड बनाएगा। वो फील्ड को पता कैसे करेंगे हम, तो टेस्ट चार्ज को रख करके उसके ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है, और वो पुलिंग होगा पुशिंग होगा, डिपेंड करता है कि इनके बीच पॉजिटिव नेगेटिव, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, बट जनरली हम लोग टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव रखते हैं। तो सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है उसके अकॉर्डिंग, बट हमें मतलब है कि फोर्स लग रहा है या नहीं। अगर इसके ऊपर फोर्स लगता है तो इसका मतलब ये इस जो सोर्स चार्ज है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है। अगर फोर्स नहीं लगता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया? तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को तो आप समझ गए, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? कैलकुलेट भी तो करना है, यू शुड हैव सम वैल्यू। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला था तो वहां पे आपने सिर्फ फोर्स निकाला था, वैल्यू नहीं निकाला था, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी निकालते हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं कुछ कुछ जगह पर। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं इसको। ओके, और इसको डिनोट जो करते हैं उसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं? ई से डिनोट करते हैं। ई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करती है, और सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, और समटाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे वापस मैंने स्ट्रेंथ लिख दिया। यहां पर हमें क्या लिखना था भाई? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं इसको। तो भाई कैलकुलेट कैसे करोगे? तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए टेस्ट चार्ज जो रखा, क्या देखा आपने? फोर्स देखा था। तो कहीं ना कहीं इसका जो राज है वो फोर्स से ही रिलेटेड है। अगर आप इन दोनों के बीच में जो फोर्स निकालते हैं, यहाँ पे जो इसको कितना फोर्स लगाएगा, तो वो फोर्स का वैल्यू कितना होता है? याद है फॉर्मूला? सिर्फ हम लोग वैल्यू की बात करेंगे यहाँ पर। फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई यहाँ से जो इसके बीच का डिस्टेंस है, लेट से r है, तो ये हो जाएगा r²। ठीक है, ये क्यू नॉट हो जाएगा। तो ये फोर्स लगा था। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो, कैपिटल क्यू की बात करते हो, तो यू डोंट मीन अबाउट एनी टेस्ट चार्ज। ये तो आपने ला करके रखा है बाहर से ना, उसको देखने के लिए कि भाई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है ना? एक्चुअल में जब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को आप देखते हैं तो इसकी तो कोई वहां पर रेजिस्टेंस ही नहीं है। कौन जानता है कौन है नहीं है? ये तो आपने लाया। जैसे भाई आप अगर समटाइम्स देखते हो, आपके घर में कुछ खराब हो जाता है तो मिस्त्री क्या होता है, अपना कुछ टेस्टर वेस्टर लेकर के आते हैं, फिर वो टेस्ट करते हैं।
तो अपना तार वार लेकर के आते हैं, उसको लगाते हैं, देखते हैं कि भाई आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा, वहां से वो प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं। एक बार प्रॉब्लम फाइंड आउट हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, फिर वो उसको रिपेयर करते हैं, फिर चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसने जो अपना सामान बीच में लगा के टेस्ट किया था उसको छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो रिपेयर करके चले जाते हैं। तो यहां पर भी टेस्ट चार्ज सिर्फ यहां आया है पता लगाने के लिए कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, लेकिन जैसे आपको पता लग गया तो पता लगने के बाद फिर वो टेस्ट चार्ज वहां से गायब हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वही करना है, हमें सिंपली क्यू नॉट को गायब कर देना है। तो गायब करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग के इक्वेशन में ये क्यू नॉट नहीं रहे तो शायद वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ बताए, तो यहीं से उसको डिफाइंड किया गया है। डिफाइंड ये किया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहीं पे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो फोर्स जो लग रहा है उस पर हम लोग क्या करेंगे, क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो एफ बाई क्यू नॉट होगा, एफ बाई क्यू नॉट होगा। लेकिन अगेन आपके क्वेश्चन में तो आ रहा है कि क्यू नॉट से आपने डिवाइड किया, आपका फॉर्मूला खत्म हो जाएगा, फॉर्मूला में क्यू नॉट खत्म हो जाएगा। लेकिन हमने एक और चीज साथ में दिया था, एक कॉन्सेप्ट दिया था। क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई टेस्ट करने के लिए आप क्यू नॉट तो लेकर के आ रहे हो, लेकिन उसकी जो खुद की जो वैल्यू होगी वो बहुत ही छोटा होगा, ये अप्रोक्सीमेटली जीरो के आसपास होगा। जीरो तो नहीं हो सकता लेकिन अप्रोक्सीमेटली जीरो के आसपास होगा, इसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी, क्योंकि इसका खुद का जो, जब आप इसको यहां पर नापने के लिए आओगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, मेन इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना कर दे। तो क्यू नॉट का वैल्यू बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो इसमें एक थोड़ा सा चेंज करते हैं कि एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट तो होगा, लेकिन क्यू को कर देते हैं लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। क्या लगा देते हैं, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, ये फॉर्मूला आ जाएगा। और एफ बाई क्यू आप करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू बचेगा 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल वैल्यू जो आया 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, इसमें आपका कोई टेस्ट चार्ज नहीं है, जो फाइनल वैल्यू आया है वो आया 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्यू नॉट नहीं है, तो वैसे भी क्यू नॉट का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था, वो तो मिस्त्री ने बाहर से लाया था टेस्ट करने के लिए वाकई इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। जब देख लिया है तो भाई फोर्स निकाल लिया, फिर उससे डिवाइड कर दिया, किस्सा खत्म, यहां से क्यू नॉट भी गायब, जो बचा वैल्यू वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज के हेल्प से आपने तो फोर्स निकाला, फोर्स के हेल्प से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया, ये हो गया। अच्छा, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या देखा आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच का रिलेशन, वो हमने ये देखा कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फोर्स को डिवाइड बाय हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज, या फिर ये कहिए एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पहले से पता होगा कहीं पर, और वहां पर कोई आपने टेस्ट चार्ज ला के रखा, उस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो एफ विल बी इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। और टेस्ट चार्ज ला करके रखा, उस पर फोर्स निकाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इस इक्वेशन में ये देखिए आप, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट तो आपका स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स आपका स्केलर, फोर्स आपका वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटीज होगा। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर के टर्म में अगर करेंगे तो E विल बी इक्वल टू क्या होगा, F बाई क्यू नॉट। और E का वही डायरेक्शन होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने निकाल लिया इस वाले फॉर्मूला से, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वहां पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अगर आपने यहां पर प्लस चार्ज रखा है तो इस पे जो ये फोर्स किधर की तरफ लगाता है, इधर की तरफ लगाता है, फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो इस यही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। जिधर फोर्स लगेगा उस चार्ज पर, उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन ये हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच का ये रिलेशन भी हो गया, जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम अगर देखते हैं कि भाई यूनिट क्या होगा इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आपने देखा E इज इक्वल टू, यूनिट की बात करते हैं हम लोग, यूनिट, तो E इज इक्वल टू क्या है, F बाई क्यू नॉट। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये
एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और इसका क्या होता है, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम उसका यूनिट हो जाएगा। और अगर आपको इसको डायमेंशन में लिखना हो, एमएलटी में लिखना हो, तो न्यूटन को आप जानते हो कन्वर्ट करना, आप आराम से उसको कर सकते हो। तो यूनिट जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ओके, सो डायरेक्शन की भी बात हमने कर ली है। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारे पास, ठीक है, अभी तो हमने देखा था कि सिंगल चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। अगर हमारे पास एक से ज्यादा चार्ज होगा तो फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। आज थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा, बहुत छोटा टॉपिक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी आज खत्म करके हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो भाई देखते हैं, अगर हमारे पास ज़्यादा चार्जेज हैं, लेट्स से Q1 यहाँ पर है, Q2 है, Q3 है, इस तरह से बहुत सारे चार्जेज है। हमें एक पॉइंट पर क्या निकालना है, यहाँ P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पॉइंट इज P, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो भाई कैसे निकालेंगे हम, तो निकालने का वही तरीका है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज। चलिए इसको चेंज कर देते हैं, ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज। अच्छा, मल्टीपल चार्जेस से नाम याद आया, इसको हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, तो यही चीज फोर्स में भी था, जब मोर देन वन फोर्सेस लग रहे थे किसी चार्ज पर, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट चार्ज, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट चार्जेस। तो हम इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। सबसे आसान तरीका हम क्या कहेंगे, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज Q0 रखेंगे, उसके ऊपर फोर्स निकालेंगे। तो ये जो फोर्स लगाएगा वो इधर की तरफ लगाएगा, ये जो फोर्स लगा, हमने सारे को पॉजिटिव रखा है, ये इधर लगाएगा, और ये यहाँ पर है तो ये इधर की तरफ लगाएगा। नाम रख दें, ये 1 है, ये P है, तो फोर्स जिधर लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 ऑन P ड्यू टू 1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P ड्यू टू 2, ठीक है, या और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P ड्यू टू 3, या हम लोग ये कर सकते थे E1, E2 और E3, इस तरह से हम लोग कर सकते थे। ये जो है लेट्स से डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, और ये डिस्टेंस R3 है। तो हमें क्या करना होगा, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पर E एट P जो होगा वो समेशन ऑफ P1 P2 P3 होगा, और जितने सारे होंगे प्लस करके आप n तक पहुंच जाइएगा, Pn तक जाएंगे अगर n नंबर ऑफ चार्जेज होंगे तो। EP1 कैसे निकालोगे आप, तो आपको पता है फोर्स का जो फॉर्मूला होगा Q0 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फोर्स का जो फॉर्मूला होगा हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई जो टेस्ट चार्ज है, तो 1/4πε0 Q इंटू Q0 बाई R² होता है, और यहाँ है डिवाइड बाई Q0, तो Q0 कैंसिल, तो फॉर्मूला जो हो जाता है 1/4πε0 कैपिटल Q बाई R²। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर इसके लिए यूज कर लें, अगर EP1 की बात करेंगे 1/4πε0 Q1 बाई R², ओके। एंड इन दिस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होगा वो आ जाएगा। और हम लोग पुराने वाले हमने ऑलरेडी देखा था कि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में 1P R1P का यूनिट वेक्टर होता है, RP1 बनते हैं कि 1P बनता है, बताइए 1 से P की तरफ है तो आपको याद होगा वो 1P बनेगा, प्लस 1/4πε0 Q2 बाई R², R2P का यूनिट वेक्टर,
जिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या आता है, यूनिट वेक्टर के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आप आई बटन पे क्लिक करके पिछला वाला लेक्चर देख लेना किस तरह से हम लोग उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो इस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड निकल गया, मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, हमें वेक्टर मिल गया, डॉट डॉट डॉट, ये सब के लिए आ गया एन नंबर ऑफ के लिए। तो जब भी आपको अगर मल्टीपल ऑफ चार्जेस की वजह से, मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो आपको क्या करना है, आपको एक एक करके सबको निकालना है, फिर सबको वेक्टोरियली ऐड कर देना है। दैट्स इट, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, चलिए यहां तक तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में। अब हमारे पास जो इसके आगे जो हमें पढ़ना है वो क्या है, कुछ नया चीज इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था फैराडे साहब ने, उस चीज को मैं ऐड करता हूं जल्दी से। वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। किन्होंने दिया था, फैराडे साहब ने दिया था। क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये बेसिकली ग्राफिकल व्यू है। क्या है, ग्राफिकल व्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड्स को इमेजिन करने के लिए। भाई कुछ दिखता तो है नहीं, है ना, तो क्या करते हैं कि उसको एक प्रॉपर व्यू देने के लिए कि भाई अगर आदमी कोई सोचेगा तो कैसा दिखाई दे सकता है। एक्चुअल में दिखाई देता नहीं है, बस एक इमेजिनेशन के तौर पर, ठीक है। तो इसको कुछ प्रॉपर्टीज के टर्म में समझते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। तो उस प्रॉपर्टी को देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ओरिजिनेट जो होता है वो ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इसको समझिए, अगर यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बनेंगी ऐसा लगेगा कि लाइंस इससे बाहर निकल रहा है, और ये लाइंस जो है जिस पॉइंट की बात करेंगे वहां के इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और हमें पता है वैसे भी अगर हम लोग टेस्ट चार्ज ला करके रखेंगे तो ये उसको क्या करेगा, बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दूसरा है टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। अगर आपके पास माइनस चार्ज है तो क्या होगा, तो लाइंस तो ऐसी जाएगी, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। माइनस चार्ज के लिए क्या होता है, लाइंस की डायरेक्शन जो होगी वो अंदर की तरफ होगी। तो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर रहा है ये। आपको लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है। और वैसे भी होगा, अगर आप टेस्ट चार्ज को ला करके यहां पे रखोगे तो नेगेटिव चार्ज उसको क्या करेगा, खींच लेगा, ठीक है, अंदर की तरफ खींच लेगा। तो इसका मतलब ये जो लाइंस वैसे ही दिखा रही है कि उसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव चार्ज। भाई पॉजिटिव चार्ज का हमने देख लिया, नेगेटिव चार्ज का देख लिया। ये हम लोग पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो ये कहां गया, इनफाइनाइट तक गया, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब वो भी कहीं ना कहीं जाके खत्म होता है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। जैसे अर्थ का हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट वैल्यू, बट जाते जाते एक वक्त में स्पेस आ जाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाता है। उसी तरह इसका भी जहां खत्म हो जाएगा लाइंस खत्म। नेगेटिव का भी हम लोग ऐसे सोचते हैं। अगर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हुए तो क्या होगा, इफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हुए तो क्या होगा। तो पॉजिटिव को यहां रखा हमने, नेगेटिव को यहां रखा तो क्या होगा, पॉजिटिव से तो लाइन निकलती हैं, नेगेटिव पे लाइन आ जाती हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन कर देंगी और ये लाइन इस तरह से चला जाएगा। तो यहां से भी एक लाइन से ऐसे निकलेंगी, तो इसमें भी ऐसे आता है, तो ये दोनों जो बाहर जाएंगे फिर ऐसे जाके ये कंबाइन कर जाएगा एक दूसरे पे। यहां से निकला यहां पे आ गया, सेम इधर से होगा, इधर से अगर निकला तो ये भी इधर से आके फिर इधर पे आ जाएगा, इधर से निकला इधर से आ जाएगा। ये यहां से निकला तो ये कहीं से जाएगा, बाहर से घूम के आकर के फिर यहाँ आ जाएगा। ये ऐसे ही होगा, ये ऐसे ही होगा, ये ऐसे ही होगा,
ये ऐसे ये से निकलेंगे, ये से कहीं से आकर के, ठीक है, यहाँ पे आके टर्मिनेट करेगा। ये किसके वजह से हो गया? पॉजिटिव नेगेटिव के वजह से। आपको क्या करना है, पेपर निकालो, पेन निकालो, बैठ करके ऐसे ऐसे डायग्राम से बनाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से बनेंगी। ओके, सो बट करते हैं हम लोग। ये तो पॉजिटिव नेगेटिव का हो गया, लेकिन अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहा तो क्या होगा? हम लोग कहाँ पे करें? इसको रब कर देते हैं, देखते हैं क्या होगा। क्या क्या किया हमने? चौथा क्या किया? अगर हमारे पास पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रहा तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इससे तो लाइंस निकलेंगी, इससे भी लाइंस इधर की तरफ निकलेगा, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। याद है? एक दूसरे को क्या करेगा? पुश करेगा। तो ये जितनी ताकत होगी यहां तक तो जाएगी बस, फिर इसके बाद ये इधर भाग जाएगा, ये इधर भाग जाएगा। उसी तरह से इधर से भी बनेंगी लाइंस, इधर से भी बनेंगी लाइंस, तो इससे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर की तरफ तो फ्री है जाने के लिए, ये ऐसे बनेंगे। सेम उधर से बनेगा, ये इनफाइनाइट तक इधर चला जाएगा, इधर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, इधर ही है एक दूसरे को रिपेल करने के लिए। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। अब नेक्स्ट मैं नहीं करूंगा, बस समझा था। अगर नेगेटिव नेगेटिव होगा, सेम ऐसा ही होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा? जस्ट ऑपोजिट। एरो जो आउटवर्ड है वो अंदर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आगे चल करके हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये 1 2 4 को हम लोग एक ही पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। 1 2 4 को एक ही पॉइंट हम लोग बना सकते हैं, एक ही पॉइंट के अंदर हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। हम क्या करें, किसी को तो रब करना पड़ेगा, बट मैं चाहता हूं कि कुछ लाइंस रहे आगे वाले पार्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं इसको चलिए रब करता हूं, इसके आगे मैं लिखूंगा और उधर समझाने की कोशिश करूंगा। सो नेक्स्ट वाला जो होगा सेकंड, ये फर्स्ट के अंदर आया था, सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस, बिकॉज ये लाइंस इस चार्ज के वजह से जो आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ठीक है, इसके वजह से आसपास जो बन रहा है उसको दिखाता है, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि बीच में भाई इतना देर के लिए खत्म हो गया, फिर यहां से स्टार्ट हो जाएगा, तो बीच में कहां चला गया? हवा में तो नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं पे रहना है। मोबाइल टावर का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, भाई आप मोबाइल टावर से दूर जाना स्टार्ट कर दिए, फिर जा रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है कि बीच में से नेटवर्क खत्म अब फिर आकर के वापस नेटवर्क आ जाए। एक ही टावर की बात कर रहे हैं, दूसरा टावर से का वहां पर नहीं आना चाहिए, एक ही टावर की वजह से। तो क्या होगा? ब्रेक नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा। हाँ, खत्म हो जाएगा एक वक्त पे जाने के बाद, वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ब्रेक नहीं रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ये टूटते नहीं हैं। अगला पॉइंट था हमारा, वो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, वो कैसे निकालेंगे? तो डायग्राम था एक बना हुआ, जैसे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में जो लाइंस बनती हैं वो ऐसी बनी थी। ओके, इधर से गया, इधर से आया, इधर से गया, इधर से आया, इधर से ये ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे करके, ठीक है। तो जो आपको लाइंस मिल रही हैं वो कर्व भी है, स्ट्रेट लाइन भी है, इस तरह से बनेगा, यहाँ ऐसे जाएगा, यहाँ ऐसे जाएगा, इस तरह से निकलेगा। तो हमें अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डायरेक्शन निकालना हो, मान लेते हैं कि इस पॉइंट की बात करें डायरेक्शन, तो क्या करना है? इस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन जाएगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। उस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन जाएगी वही उसका वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। यहां पर डायरेक्शन क्या होगा? इधर की तरफ होगा। यहां पर किधर किधर होगा? इधर की तरफ होगा, ठीक है। यहां की किधर होगा? यहां पे आप टेंजेंट दे दो तो ये हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन की क्या होगी? तो स्ट्रेट लाइन में जो टेंजेंट होता है वो तो सेम डायरेक्शन में होता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं?
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम ग्राफिकल व्यू में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। सो टेंजेंट देकर के ही हम निकाल देंगे किसी भी पॉइंट पर। कर्व पर टेंजेंट देंगे, स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन में ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो ये कहता है कि वो ये कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is proportional to the magnitude of the electric field. जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो प्रोपोर्शनल टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो चलिए इसको समझते हैं जरा सा ग्राफिकल व्यू से। आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया तो नंबर ऑफ लाइंस कैसे बनेंगी? नंबर ऑफ लाइंस इस तरह का बनेगा, ठीक है, ये नंबर ऑफ लाइंस बन गया, ये अपना इन्फिनिटी तक चला जाएगा। सो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। एक और ले लिया हमने एक और ले लिया और इसकी जो लाइंस हैं ये है, ये नंबर ऑफ लाइंस निकलती चली गई, जाने दो जितना जाता है। ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा, जहां तक इसका इफेक्ट रहेगा वहां तक ये लाइंस जाएगा, उसके बाद लाइंस अपने आप खत्म हो जाएंगी। इन दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? क्या डिफरेंस दिख रहा है? इसके जो लाइंस है वो ज्यादा घना है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में। इसका जो लाइंस है, लाइन तो यहां पर भी है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है की वजह से बाहर की तरफ होगा, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ होगा, लेकिन इसका नंबर ऑफ लाइंस घना है इसके नंबर ऑफ लाइंस। तो इसका मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इधर। तो भाई अब इसको मेजर कैसे करोगे? देख करके तो आप बता दिए हो, तो कभी कभी देखने से भी आप धोखा खा सकते हैं। तो इसको मेजर करने का एक तरीका लाया कि यहां से आर डिस्टेंस पर एक एरिया इसके सामने बाहर से ऐसे खड़ा कर दिया, लाइंस जा रहा है ना, ऐसे एक एरिया खड़ा कर दिया इतना डिस्टेंस पे। अब वो देखा कि कितने नंबर ऑफ लाइंस इसको कट करके बाहर निकल रहा है, इस एरिया से कितने नंबर ऑफ लाइंस निकल रहे हैं। तो यहां जो हम लोग देख रहे हैं कि 3 नंबर ऑफ लाइंस निकल रहे हैं। सेम यही डिस्टेंस पर यहां पर रखा गया और फिर देखा कि यहां पे कितने नंबर ऑफ, सेम डिस्टेंस, यहां से भी आर डिस्टेंस, तो यहां पे भी अगर 10 सेंटीमीटर रखा है तो यहां पे 10 सेंटीमीटर रखा। तो यहां देखा कि यहां तो 3 नंबर ऑफ लाइंस हैं, यहां पर 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ लाइंस जा रही हैं सेम डिस्टेंस पर। यहां पर भी 10 सेंटीमीटर रखा, यहां पर भी 10 सेंटीमीटर रखा। तो इसका मतलब यहां 6 नंबर ऑफ लाइंस है, यहां 3 नंबर ऑफ लाइंस है, तो इससे दोगुना होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। मोटा मोटी आप डायरेक्ट कह सकते हो। एरिया आपने सेम रखा है, ठीक है, इतना समय यहां कितना पास कर रहा है, इतना समय यहां कितना पास कर रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो इसका मतलब यहां पे मोर नंबर ऑफ लाइंस फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया, मतलब उस एरिया के लिए ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा वैल्यू होगा। इसको मैं प्रूफ भी कर देता हूं। मैं प्रूफ क्या कर रहा हूं, ये जो हमने एरिया यहां पे रखा, इस एरिया को हमने थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखा, यहां पे लाके रखा, ठीक है। यहां पे मान लेते हैं कि यहां पे ये R1 डिस्टेंस पे है और ये R2 डिस्टेंस पे है सेंटर से। तो आपको पता है सेम एक पॉजिटिव चार्ज जो सोर्स चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? 1/4πε0 Q/r²। अच्छा, यहां पर जो डायग्राम में देखा है, इसको और इसको अगर कंपेयर करेंगे तो यहां पर और यहां पर ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस है, यहां पर कम नंबर ऑफ लाइंस है। यहाँ 6 नंबर ऑफ लाइंस जा रहे हैं, यहां पर 3 लाइंस जा रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का वैल्यू ज्यादा होगा और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का वैल्यू कम होगा। ये ग्राफिकल जो व्यू है यही बताता है।
तो और देखिए, आपको फॉर्मूला आपके पास पता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1/4πε0 Q/r²। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है। r का वैल्यू बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होगा। तो ये देखिए नजदीक है तो इसका वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा, और ये ज्यादा दूरी पर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होगा। वैसे भी तो दिखा रहा है वही कि यहाँ पे कम नंबर ऑफ लाइंस जाएगा, यहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस जाएगा। बात समझ में आया? तो एक ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ साथ लाइन से आप ये भी पता चला सकते हैं कि कहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है और कहां पर कम इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या कहता है, वो प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये वाला है। एक और पॉइंट है जो लास्ट वाला है, जो लास्ट एक प्रॉपर्टीज है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर लास्ट वाला पॉइंट ये बताता है, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो ये बताता है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर क्रॉस ईच अदर, या ये कहें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, या ये कहेंगे इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करता है। हमने इससे पहले देखा था ना, एक पॉजिटिव चार्ज को रखा था, एक दूसरे भी पॉजिटिव चार्ज को रखा था, इसकी लंबी लाइन से गए सू 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 जा करके फिर ये ऐसे निकल गया था, दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया था। देखा था ना इससे पहले जब मैं प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था आप लोग को, तो वहां पे क्या देखा था, पॉजिटिव चार्ज इधर से गया, इधर से इधर ऐसे चला गया, लेकिन एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया था। तो यस, एक प्रॉपर्टी इसकी ये भी है कि कभी भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता, इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो इसको प्रूव करके देखें जरा सा। मान लेते हैं कि अगर एक दूसरे को करता है तो क्या होगा। मान लेते हैं कि कहां पे, यहां पे मानते हैं जरा, ये लाइंस इधर से आई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दूसरी लाइन से इधर से आ गई, एक ये है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर, और यहां पे एक दूसरे को क्या करता है, ये क्रॉस कर रहा है। करवा दिया मैंने क्रॉस, देखने के लिए कि भाई करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये क्रॉस करता है तो इस पॉइंट पर इसकी वजह से जो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कैसे मिलेगा, यहां पर हमने टेंजेंट रखा, टेंजेंट निकाला तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये एक नंबर का E1, उसी तरह से नंबर 2 का यहां पर आप टेंजेंट डालोगे तो E2 इधर। इसका क्या मतलब है कि इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक E1 है एक E2 है। क्या मतलब, एक ही पॉइंट पर दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे, एक ही पॉइंट पर अगर दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे क्या, ठीक है, नहीं ना। तो एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता है। अगर क्रॉस करेंगे तो एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, उस दो इलेक्ट्रिक फील्ड से ये साबित होता है कि कभी पॉसिबल ही नहीं है कि एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिले। इसका मतलब यही है कि दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये था सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सारी प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस किया यहाँ पर। ओके, तो वापस अगर कुछ भी डाउट हो तो वापस इस वीडियो को चला करके देख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, काफी आसान है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एक और छोटी सी टॉपिक रह गई, तो मैं सोच रहा हूं कि उसको भी फिनिश ही कर दूं। तो चलिए करते हैं, देखते हैं जरा। उस टॉपिक्स का नाम है, क्या है रे बाबा, क्या नाम है, नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो भाई क्या है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किस चिड़िया का नाम है? तो भाई काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, थ्रू आउट दी 12th, खास करके फर्स्ट बुक की बात करें तो पूरे इसमें जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं तो बेसिकली वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टर्म में ही पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ लाइंस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर
यूनिट एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। इसको फाई से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय फाई, फाई से डिनोट करते हैं। ओके, तो भाई चलिए देखते हैं क्या है आखिर, इसको कैसे फिर हम लोग निकालेंगे कैसे। अभी तक तो हमने इसको समझा है, नंबर ऑफ लाइंस, अभी वैसे थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस करा था इसी से रिलेटेड। तो अभी हमने समझा है कि इसको कहते क्या है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। बस इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट करने से पहले थोड़ा समझते हैं कि भाई कैसे कैसे क्या हो सकता है। मानते हैं हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो इधर से इधर की तरफ जा रही हैं। चलिए बना देते हैं, ये पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो इधर से आ रही हैं, इधर जा रही है। डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ है। ओके, यहां से राइट हैंड की तरफ जा रही है। ओके, हमने क्या किया, जिस एरिया पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस एरिया को हमने इसके सामने रख दिया, हमने उसको ऐसे रख दिया। ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया, ये एरिया का मतलब ऐसे है। ओके, अगर आपके पास एक नोटबुक है, मैंने नोटबुक लिया है, तो ये ऐसे रखा गया, तो सामने से आपको एक लाइन दिखाई देगा, ऐसे रखा है हमने, ठीक है, तो ये है ऐसे। तो अभी आप क्या देख रहे हो कि अगर ये आपका एरिया है, अरे वाह, एग्जैक्टली इसी के साइज का बन गया, ये आपका एरिया है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने रखा, ऐसे लाइंस जो हैं जा रही हैं, ऐसे इसको क्रॉस करते हुए जा रही हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं। एंड कितने हैं अभी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर ऑफ लाइंस इसको क्रॉस करके जा रही है। तो इसका मतलब यहां पर आपका जो फ्लक्स होगा वो 7 है, डिवाइड बाय जो एरिया होगा उससे आप कैलकुलेट कर लोगे। ओके, अब क्या हो रहा है, अगर आपने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, क्या कर दिया आपने, टिल्ट कर दिया, यहां से इसको टिल्ट करके यहां पहुंचा दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे आपने पहुंचा दिया, ठीक है, ये इसको आपने क्या कर दिया, यहां पे पहुंचा दिया। ओके, अब कितने नंबर ऑफ लाइंस इससे पास कर रही हैं, ऐसे कर दिया तो 1 2 3 4 5, ये 5 ही नंबर ऑफ लाइंस यहां पे पास कर रही हैं। ठीक है, मतलब ये कि एरिया जो सरफेस है उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किस तरह से रख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करता है। सेम एरिया का अगर ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा तो नंबर ऑफ लाइंस कम और ज्यादा हो सकते हैं, इसका मतलब फ्लक्स कम और ज्यादा हो सकता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दे दिया। फाई को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फाई को हम लोग कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। लेट्स से इसका जो एरिया है वो है डेल्टा एस, जनरली एस से हम लोग सरफेस एरिया को डिनोट करते हैं, सरफेस एरिया को एस से डिनोट करते हैं, तो हमने इसका एरिया डेल्टा एस ले लिया। तो फ्लक्स का एक फॉर्मूला दिया गया है, ई डॉट डेल्टा एस डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, और अगर इसको यहां पे खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, मींस ई इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, एरिया कितना है, साथ ही साथ उनके बीच का एंगल भी कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। किसके किसके बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल। तो पहले ये तो बताओ भाई, आप लोगों को पता है एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, ये आपका एरिया है, ठीक है, ये सरफेस एरिया, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो एरिया का डायरेक्शन होता है उसके ऊपर परपेंडिकुलर, इस सरफेस का डायरेक्शन ये है, इस इधर की तरफ, ठीक है, इस बोर्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ। तो एरिया पे जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वही होता है एरिया का डायरेक्शन। तो इसको मैं प्रूफ करता हूं, देखिए कैसे। अभी इस केस में जब यहां पर था, एरिया का डायरेक्शन किधर है, ये है एरिया का डायरेक्शन, किधर की तरफ है, इधर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 0 डिग्री। जब आप यहां पे पुट करोगे ई डॉट डी एस, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो मैक्सिमम फाई का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, फाई का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ई इंटू डेल्टा एस के इक्वल होगा। थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। अब आपने क्या कर दिया है, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, अभी एरिया का डायरेक्शन जो है इधर की तरफ है,
ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच में एंगल बन गया। तो एंगल बन गया तो cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा कुछ ना कुछ। cos थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है, अगर उससे अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू वो कम कर देगा, इसका मतलब फ्लक्स रिड्यूस हो जाएगा। तो आपने देखा था यहाँ पे ऐसे आपने टिल्ट किया, थीटा बनाया तो नंबर ऑफ लाइंस कम हो गए। पहले ये सातों के सातों लाइन पास कर रहे थे, अब सिर्फ 5 लाइंस पास कर रही हैं। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया एंड ओरिएंटेशन, मतलब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, इन दोनों पर भी डिपेंड करता है। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, यही फॉर्मूला रहेगा। ओके, अब बात ये आई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए सिस्टम निकालना है। क्या निकालना है? सिस्टम। मतलब ये तो एक की वजह से हो गया, लेकिन सिस्टम के अंदर बहुत सारे इस तरह के रहेंगे, बहुत सारे अलग अलग सरफेसेस हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, तो फिर कैसे निकालेंगे? तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, अगेन डिपेंड करता है कि हमारा जो सिस्टम का जो पार्ट है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है। अगर कॉन्टिन्यूअस हुआ, फॉर कॉन्टिन्यूअस, आप लोग को पता है कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं, जब आप फाई निकालोगे तो ई डॉट डेल्टा एस कॉस थीटा का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना होगा। थीटा का वैल्यू जहां से जहां तक निकालना हो, जो भी इसके अंदर वेरिएशन होगा आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहीं पर अगर वो डिस्क्रीट रहा, कैसा रहा, डिस्क्रीट रहा। डिस्क्रीट का मतलब 5-6 का बंच है, ऐसे ऐसे, एक ये एरिया हो गया, एक दूसरा एरिया हो गया, एक तीसरा एरिया हो गया, मतलब अलग अलग फॉर्म में है, वो कॉन्टिन्यूअस मटेरियल नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग, सबको अलग अलग करके जोड़ते हैं। मतलब टोटल फाई जो होगा वो होगा फाई 1, फाई 2, फाई 3 डॉट 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 समेशन। इसमें क्या करते हैं, फाई आई, वेयर आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, ये इस तरह से निकाल लेंगे। इसको अगर फॉर्मूला के पुट इसमें करेंगे तो E इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। ओके, अब इसको बाकी समेशन में पुट कर देना है, ई आई थीटा एस आई, जो भी है आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, जिसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो इस तरह से हम मल्टीपल के लिए भी निकाल सकते हैं। ओके, चलिए इस टॉपिक को अब यहाँ पे रखते हैं, फिर नेक्स्ट हम अगला टॉपिक लेकर के आएंगे। तो आप लोग देखते रहिए वीडियोस को। ओके, और जो भी रिक्वायर्ड टॉपिक्स आपको लगता है उस टॉपिक पे आप जाकर के वापस देखते रहिए। ठीक है, और ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।